बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 47 है जो डिफ़ाइन करता है एनिमल को। ये सेक्शन कहता है कि द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। यानी पाकिस्तान पिनल कोड में जहाँ जहाँ वर्ड एनिमल आएगा उसका मतलब क्या लिया जाएगा, कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है, कोई भी जानदार हैं, ठीक है, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, परिंदे हो गए, वो सब लिविंग क्रिएचर हैं, तो वो सब जो हैं वो एनिमल के अंदर इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट इन अदर देन ह्यूमन बीइंग। उसमें जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो इंसान हैं, वो शामिल नहीं होंगे। यानी ये सेक्शन क्या करता है कि ये सेक्शन जो है एक बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नॉन ह्यूमन लाइफ के बीच में, ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन लाइफ। सो जो सेक्शन नंबर 47 है ये हमें ये बताता है कि जो लॉ है उसने जो एनिमल्स हैं उनको यानी कि कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया, बल्कि उनके लिए एक सेपरेट जो प्रोटेक्शंस है वो क्रिएट किए हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो लीगल स्टेटस है वो ह्यूमन बीइंग से फंडामेंटली डिफरेंट है, क्योंकि उनको पर्सन के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, जिसको हमने सेक्शन नंबर 11 में जो पर्सन की डिफिनेशन है उसको हमने सेक्शन 11 में कवर किया था, राइट। सो जो एनिमल्स हैं वो पर्सन्स की तरह ट्रीट नहीं हो सकते। इसलिए अगर किसी एनिमल को हार्म पहुंचता है तो वो क्या होगा, वो होमोसाइड या इंजरी टू पर्सन का जो फ्रेमवर्क है उसमें नहीं आता, क्योंकि जो इंजरी है या होमोसाइड के केसेस हैं वो किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, राइट। बल्कि अगर एनिमल को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये जिस डोमेन में आएगा वो है प्रॉपर्टी। यानी पीपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अगर एनिमल को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो ये कंसिडर की जाते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो जानवर होते हैं अक्सर और बात लोग जो हैं और ये लोगों की ओनरशिप कंसिडर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइव स्टॉक है, राइट। सो इस वजह से उनको प्रॉपर्टी या जो वेलफेयर बेस्ड जो ऑफेंसेस है उसके थ्रू डील होता है। सो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो सेक्शन नंबर 47 है, ये इसके ज़रिए से फार्मली इस्टेब्लिश होती है। सो अगर एनिमल्स को यानी जानवरों को कोई नुकसान पहुंचता है तो इस सूरत में जो ज़्यादातर पीपीसी के जो सेक्शंस है वो 428 और 420 जो 9 है पीपीसी के जो मिसचीफ से रिलेटिंग टू एनिमल्स हैं, वो सेक्शन जो है वो फिर यहाँ पे लागू होते हैं। यहाँ जो लॉ का फोकस है वो एनिमल की इंट्रिंसिक डिग्निटी पर कम और उनकी जो इकोनॉमिक या ओनरशिप वैल्यू है ना उनके ऊपर ज़्यादा है। यानी अगर किसी ने दूसरे के जो एनिमल्स हैं, उनके जानवर हैं, उनको नुकसान पहुंचाया तो फिर उसे प्रॉपर्टी हार्म के पर्सपेक्टिव से पनिश किया जाएगा, राइट। और इसके अलावा एनिमल्स से रिलेटेड सिर्फ पीपीसी के ये सेक्शंस नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो स्पेशल लॉज हैं वो क्या करते हैं कि वो जो पीपीसी के जो ये सेक्शंस हैं इनको कम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो बहुत सारे जो स्पेशल लॉज हैं सेक्शन नंबर 47 के 47 का जो फ्रेमवर्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है वो जैसे पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये 1860 में बनाया गया था, तो सिमिलरली एक एनिमल से रिलेटेड जो लॉ था वो 1890 में बनाया गया था, और वो था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट। सो ये जो लॉ है ये एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, जैसे उनको अननेसेसरी पेन देना, ओवरलोडिंग या उनको नेग्लेक्ट करना। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पीपीसी जो है, पीपीसी क्या करता है कि वो एनिमल्स को ज़्यादातर प्रॉपर्टी के एंगल से देखता है, और वहाँ से जो स्पेशल लॉज हैं वो एनिमल की वेलफेयर और जो ह्यूमन ट्रीटमेंट है उनको फोकस करता है। यानी जो सेक्शन नंबर 47 है उसका जो फोकस है वो क्या करता है, वो क्लासीफाई करता है, क्लासिफिकेशन अलाउ करता है कि अलग अलग जो लीगल रिजीम्स हैं एनिमल के लिए वो ऑपरेट करें। यानी ये पाकिस्तान पिनल कोड है और ये जो है एक स्पेशल लॉ है, और इसके साथ साथ हमारे और भी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो प्रोविंशियल लेवल पर और साथ में इस्लामाबाद ही भी एनिमल्स के लिहाज से कुछ जो स्पेशल लॉज है रिगार्डिंग एनिमल्स प्रोटेक्शंस वो भी मौजूद है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी एनिमल को कोई नुकसान पहुँचाता है तो ये मिसचीफ का चैप्टर है पाकिस्तान पिनल कोड में, इसमें आप सेक्शन नंबर 428 और 429 आप देख सकते हैं। ये बात करते हैं किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ इन मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल, ठीक है, ऑफ एनी वैल्यू और एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। तो अगर किसी की जानवरों को कोई एनिमल्स को नुकसान पहुँचाता है तो ये फिर पनिशेबल है। यानी मुझे पीपीसी के जो सेक्शंस जो हैं वो ऑपरेशन में आएंगे, वो सेक्शन नंबर जो 428 और 429 है ये एफआईआर में परमेंशन किए जाते हैं।
और इन सेक्शंस के साथ साथ जो एफआईआर अगर इनके अंडर होती है तो जो स्पेशल लॉ है वो भी एफआईआर में मेंशन हो सकता है। और ये जो स्पेशल लॉ है ये इस सूरत में इन्वोक होगा अगर ये इन एनिमल्स के ऊपर किसी किस्म की क्रुएलिटी हुई हो, तो फिर इन सेक्शंस के साथ साथ एफआईआर में जो स्पेशल लॉ मेंशन होगा वो भी मेंशन हो सकता है। ओके, सो अब जो सेक्शन नंबर 48 है वो हमें बताता है विसल के बारे में। ये कहता है कि द वर्ड विसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड प्रॉपर्टी। यानी पीबीसी में जहाँ जहाँ विसल का वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो पानी के ज़रिए से लोगों यानी ह्यूमन बीइंग्स को या प्रॉपर्टी यानी माल को ले जाने के लिए बनाई गई हो वो विसल है, राइट। अब यहाँ पर इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है एनीथिंग मेड, सो इस एनीथिंग मेड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। यानी ये जो लफ्ज़ है ये वाइड है, इसमें आप शामिल कर सकते हैं बोट्स हो गए, शिप्स हो गए और उसके अलावा जो लॉन्चेस हैं, इन्हें कोई भी चीज़ जो कि पानी में चलती है, राइट। और इसके साथ साथ जो फीरीज हो गई या बार्जेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सब सब इसमें आ जाते हैं, कि चाहे वो छोटी सी कश्ती हो या वो बड़ी जो कार्गो शिप होती है या वो हो, अगर को पानी पर बाय वाटर इन पानी पर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की ट्रांसपोर्टेशन है या वो प्रॉपर्टी की ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो वेसल है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो जो इम्पोर्टेंट यानी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ये, एक तो ये है नंबर वन ये है कि वो क्या हो, वो वाटर बेस्ड कन्वेंस है, वाटर बेस्ड हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वेसल के लिए। और जो जो सेकंड चीज़ है वो इसका पर्पस का, और पर्पस क्या है, यानी लोगों या प्रॉपर्टी को ले जाना। सो अगर कोई जो जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जो सिर्फ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहा है, जैसे जो परमानेंटली एंकर्ड रेस्टोरेंट होते हैं, तो कोर्ट पर ये एवेलुएट करेगी कि क्या उसकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर शायद वो विसल के सेंस में नहीं आएगा। और ये जो सेक्शन नंबर 48 में जो वेसल की डिफिनेशन है ये इस वजह से दी गई है क्योंकि क्रिमिनल लॉ में कुछ ऑफेंसेस जो है वो ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस और साथ साथ उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है कंटेक्ट ऑफ प्लेस और इंस्ट्रूमेंट, तो उसके ऊपर जो है वो बेस होते हैं। तो इस वजह से ये जो डिफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट की ये ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड नेग्लिजेंस हो गए, थिफ्ट हो गए, यानी तब ड्यूरिंग ट्रांजिट हो गई, या मेरी टाइम सेफ्टी इश्यूज जो है, तो अगर जो वेसल है वो डिफाइन ना किया होता बीपीसी में, फिर एम्बिग्विटी पैदा हो सकती थी कि कौन सी ये चीज़ है वो क्या है, वो वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट की लीगली लीगलाइज की जाए। ये जो सेक्शन नंबर 48 है ये इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करता है और कोर्ट्स को एक क्लियर इंटरप्रेटेटिव टूल देता है। सो जो सेक्शन नंबर 44 है, सॉरी 48 है, ये उन केसेस में ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पर पानी के ज़रिए से मूवमेंट हो रहा। सो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसमें जैसे जो इंडस रिवर है, ये रिवर या जो हमारी जो कोस्टल कंटेक्स्ट है उसमें ये ज़्यादातर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडस रिवर है उस पर जो फेरी सर्विसेज होती हैं या फिशिंग बोट्स हो गई, या अगर हमारा जो कराची है या दिनकासी के जो हमारे पोर्ट्स हैं उन पर जो कार्गो शिप्स हो गई, तो इसके साथ जो है ये जो सेक्शन नंबर 48 है उसमें ये फिर ज़रूर पर रिलेवेंट है। यानी ये जो ऑफेंस है ये पानी के सफ़र के दौरान ही ड्यूरेशन के दौरान ही होती है। फॉर एग्जांपल जो नेग्लिजेंट नेविगेशंस हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाए, तो या वेसल पर कोई थेफ्ट कमिट हो जाए, तो फिर जो है सेक्शन नंबर 48 का जो कंसेप्ट है वो ये डिटरमिन करता है कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो लीगली डिसेंट है जहाँ ऑफेंस अकर हुआ या नहीं। ओके, जो सेक्शन नंबर 48 है उसमें जो वेसल है, वेसल का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जब कोई चीज़ पानी के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई हो तो वो एक डिस्टिंक्ट लीगल कैटेगरी में आती है जहाँ से स्पेसिफिक टाइप्स की जो रिस्क हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो इमर्ज होते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 49। ओके, जो सेक्शन नंबर 49 है वो हमें ये बताता है कि ईयर और मंथ की डिफिनेशन के बारे में बताता है। ये कहते हैं कि वेयर एवर इन द वर्ल्ड ईयर और द वर्ल्ड मंथ is used in BPC में जहाँ जहाँ ये दो लफ्ज़ यूज़ होंगे, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। So जो ईयर और मंथ है ये क्या है, ये जो ईयर एंड मंथ है ये क्रिमिनल लॉ में टाइम कैलकुलेशन को क्या करता है, स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करता है टाइम कैलकुलेशन। वो कैसे,
वो इस तरह कि जैसे जो क्रिमिनल लॉ में यानी जो पनिशमेंट्स होती है या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लिमिटेशंस पीरियड होता है, राइट? इसका स्टार्ट पीरियड होता है, एंड पीरियड होता है, या बहुत सारी जो पनिशमेंट है वो ऐसी हैं कि जो टाइम के ऊपर फ्रेम होती हैं, जैसे लाइक इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, या कुछ मखसूस किस्म की कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक जो किसी को जेल होती है यानी पनिशमेंट हो गई, और उनका जो प्रोसीजर है या राइट्स है, इस ये सब जो है ईयर्स और मंथ पर क्या होते हैं उन पर असर डालता है। सो ये जो ब्रिटिश कैलेंडर है, यहाँ इससे मुराद है ग्रिगोरियन कैलेंडर है, यानी वो सिस्टम जो स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक, और जिसमें आमतौर पर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और उसका जो लीप ईयर होता है वो कितने साल का और कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। और जो मंथ होते हैं ना, इसमें ये तो साल हो गया, ये ईयर हो गया, ठीक है, ईयर। और जो मंथ होते हैं वो भी उसमें क्या होते हैं कि वो भी फिक्स लेंथ के होते हैं, यानी यूजुअली अगर हम देखें कि जो महीना है जैसे फरवरी है वो यूजुअली 28 डेज में होता है, और जो सबसे ज़्यादा अगर किसी महीने में ज़्यादा दिन होता है तो 28 to 31 ये जो है ये कॉमन है, ठीक है। सो इस डिफिनेशन का जो मतलब का वो ये है कि जब भी पीपीसी में मंथ या ईयर लिखा हो तो उसे यानी इस्लामिक जो कैलेंडर है जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, या कुछ लोगों के जो लोकल कैलेंडर्स होते हैं उसके मुताबिक नहीं, बल्कि इसी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के मुताबिक कैलकुलेट हो दिया जाएगा। देखिए, जो पाकिस्तान है वहाँ यहाँ पर जो अगर हम हिस्टोरिकल देखें और सोशली अगर हम देखें तो हमारे जो 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे अपने जो लोकल कैलेंडर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। और अगर हम ये देखें कि ये जो सबसे कॉमन है यानी इस्लामिक जो कैलेंडर हैं जो यूनिट है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो क्या है, वो सोलर है। सो दोनों में जो मंथ्स और ईयर जोड़ते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। अगर लॉ जो है वो स्पेसिफिकली यानी सेक्शन 49 के अंदर उसको क्लेरिफाई ना करता, स्पेसिफाई ना करे, तो कौन सा कैलेंडर फॉलो होगा, वी कैन कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है, राइट? सो एक मंथ जो है वो कभी 29 डेज का हो सकता है, और कभी जो है वो 31 डेज का भी हो सकता है, और इसी तरह साल जो है वो कभी 354 डे का होगा, कभी 356 डेज का भी हो सकता है। या यानी कि जैसे हमारे पास जो यूजुअली जो हिजरी कैलेंडर होता है उसमें जो सांप होता है वो 354 डेज का होता है। सो जो क्रिमिनल लॉ में ये जो एम्बिग्विटी है ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि जो पनिशमेंट है और जो लीगल राइट्स है, लीगल राइट्स, सो ये क्या करते हैं, ये एक एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए जो सेक्शन नंबर 49 है ये एक यूनिफॉर्म प्रिडिक्टेबल स्टैंडर्ड इम्पोज करता है। सो जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें जो कई सेक्शंस हैं उसमें जो पनिशमेंट है और पनिशमेंट और कंसिक्वेंसेस जो होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं। जैसे इम्प्रिजनमेंट हो गई, अब देखें अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम टाइम तक मिली है ना, राइट? और वो कुछ महीनों तक होगी या कुछ सालों तक होगी। सो जैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर अगर हम इसकी मिसाल ले लें कि 6 मंथ किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो अगर कैलेंडर फिक्स मंथ होता तो एम्बिग्विटी होती, सही है। या किसी को 1 ईयर की या 2 ईयर या इसी तरह जो फाइन्स होते हैं या जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंसेस होते हैं और कुछ जो प्रोसीजरल कंसिक्वेंसेस भी टाइम फ्रेम्स पर डिपेंड करते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 49 है वो ये इंश्योर करता है कि हर जगह जो मंथ है और जो ईयर का जो मटन है वो सेम हो, चाहे वो सेंटेंसिंग में हो, राइट, या कस्टडी ड्यूरेशन में हो, या किसी लीगल रिक्वायरमेंट्स का जो पीरियड है उसमें हो, लेकिन उन्हें सेम चाहिए। ठीक है, एंड ये जो सेक्शन नंबर 49 है इसका जो कनेक्शन है ये और लॉज के साथ भी हैं, जैसे जो सीआरपीसी है या जो जेल रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब सेंटेंसेस जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अंडर सीआरपीसी एंड जेल रूल्स, तो वो इसी डिफिनेशन को क्या करते हैं, फॉलो करके करते हैं। सो इसी तरह जो लिमिटेशन पीरियड है, उनके बहुत सारे जो हमारे लॉज हैं वो लिमिटेशंस पर वो करते हैं कि पीरियड्स पर डिपेंड करते हैं, जहाँ जहाँ यानी एप्लीकेबिलिटी को भी देखा जाएगा। तो जो लिमिटेशंस हो गई या जो प्रोसीजरल टाइमलाइन है वो भी इसी स्टैंडर्डाइज ये जो डिफिनेशन है इसी पर डिपेंड करते हैं। देन ये जो सेक्शन नंबर 49 है ये पीपीसी तक लिमिटेड नहीं है सिर्फ, बल्कि ये जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये देखें सीआरपीसी, जेल रूल्स, तो इसमें इस सब के साथ इसका लिंक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 की, जो डिफाइन करता है सेक्शन को। सो ये कहते हैं कि द वर्ड सेक्शन डील्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर ऑफ दिस कोड which are distinguished by infixed middle figures। सो ये बताता है कि द वर्ड सेक्शन डियोस, इसको अगर हम यहाँ तक देखें तो इसका ये मतलब है कि पीपीसी में जहाँ जहाँ पर जो लफ्ज़ सेक्शन है वो यूज़ होगा उसका जो स्पेसिफिक मीनिंग है ये वो क्या होगा, वो लीगल मतलब होगा, ना कि आप जनरल उस लैंग्वेज वाला मतलब उसमें से नहीं ले सकते।
यानी ड्राफ्टिंग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये जो डिफिनेशन है ये दी गई है। फॉर एग्जांपल, जब कोई कहता है कि सेक्शन 303 राइट अप्लाई होती है किसी एफआईआर, ये कैजुअल बात नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक नंबर प्रोविजन की तरफ रेफरेंस है। ये आगे बताता है कि वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, इसका ये मतलब है कि यानी जो कोड है पाकिस्तान पिनल कोड, ये एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट नहीं है, जैसे पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये क्या है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। उसको आप चैप्टर्स कह सकते हो, और तेरे जो वो चैप्टर्स हैं उसके अंदर क्या, और जो जो पार्ट्स हैं चैप्टर्स हैं राइट, उनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक सेक्शंस नंबर दिए गए होते हैं सेक्शंस को। यानी हर पार्ट जो है वो एक पोर्शन है जो एक पर्टिकुलर रूल को, ये जो सेक्शन के लिए क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रूल को या किसी ऑफेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर का जो कंसेप्ट है सेक्शन 302, ये एक जगह पूरा नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसे एक अलग पोर्शन इन जो सेक्शन नंबर 300 है या 302 है, ठीक है, इसमें डिफाइन और पनिश किए गए हैं। और आगे है कि अपर चैप्टर से क्या मुराद है, यानी ये जो सेक्शंस हैं ये क्या है, ये खुद से आइसोलेट नहीं होते, वो इन जो हमने कहा ना कि बीपीसी में डिफरेंट चैप्टर्स है, तो ये इन चैप्टर्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यानी हर एक जो चैप्टर है वो एक पर्टिकुलर थीम को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक चैप्टर की एग्जांपल ले लें, चैप्टर नंबर अगर हम 16 की एग्जांपल ले लें, तो ये रिलेटेड है ऑफेंसेस रिलेटेड टू अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, ये चैप्टर है राइट। और जो चैप्टर नंबर अगर हम 17 की एग्जांपल ले लें, तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह जो चैप्टर्स हैं ये किसी एक खास थीम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर सेक्शन नंबर जो 378 है उसको अगर आप देख रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है, ये चैप्टर नंबर 17 के अंदर आता है। तो ये हमें ये कंटेक्स्ट देता है कि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है। ओके, आगे नहीं बता रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमेरल फिगर्स। ओके, ये इसका ये मतलब है कि हर एक जो सेक्शन है पीकेसी में, जो टोटल जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड में, वो है 511 राइट। सो हर एक जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 511 तक, उन क्या दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं ना, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और अभी इसको जो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन नंबर 50 हम पढ़ रहे हैं राइट। तो ये 50 क्या है, ये एक नंबर है, यानी एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है हर एक सेक्शन की। हर एक सेक्शन को एक नंबर दिया जाता है ताकि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 50 और जो सेक्शन नंबर अगर हम 299 की एग्जांपल ले लें, तो वो किसकी बात करता है, कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है। और इसके अलावा जो सेक्शन नंबर 300 है वो बात करता है मर्डर की। और सिमिलरली अगर सेक्शन नंबर 378 की बात करें तो वो बात करता है थेफ्ट की। यानी ये जो नंबर्स है ना, जो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है, ये असल में हमें बताते हैं किसके बारे में, ऑफेंस के नेचर के बारे में बताते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना 302 हम सुनते हैं, हमें डायरेक्ट पता चल जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, ये मर्डर के बारे में बात हो रही है। ओके, जो सेक्शन नंबर 50 है वो हमें ये बताता है कि लॉ को समझने के लिए उसे क्या करना है कि नंबर इन यूनिट्स इन जो सेक्शंस है ना उसमें तोड़ कर पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 51, जो बात करता है ओथ की। ओके, सो इसका जो टेक्स्ट है वो हमें ये बताता है कि द वर्ड ओथ इंक्लूड्स, इस पे आप फोकस करें। इंक्लूड से क्या मुराद है, इंक्लूड से ये मुराद है कि जब कोई आप ये सुनो ना कि किसी शख्स ने ओथ ले ली, यानी उसने ओथ ले ली, तो इसका मतलब सिर्फ जो रिलीजियस कसम होती है वो नहीं होती, बल्कि इसमें और भी लीगल फॉर्म्स जो है वो हो सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट केस है ये कहता है कि असॉल्ट अफर्मेशंस सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। यानी अगर ये बंदा जो है वो रिलीजियस ओथ नहीं लेना चाहता, देखिए हर एक शख्स को रिलीजियस नहीं होता ना, हर कोई किसी मज़हब को फॉलो तो नहीं करता, ठीक है। या जिस तरह जो मुस्लिम्स हैं वो कुरान पर हाथ रखते हैं, तो वो तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में है ना, जो क्रिश्चियंस हो गई, हिंदू हो गए, और भी, अब वो तो बने पर हाथ रख के ओथ नहीं ले सकते राइट। सो अगर कोई शख्स जो है वो जो रिलीजियस ओथ है उस वो नहीं लेना चाहता, जैसे कसम खाना है, तो फिर लॉ क्या करती है कि उसको एक अल्टरनेटिव देता है, यानी सोलम अफर्मेशन देता है। उसको क्या देता है, सोलम अफर्मेशंस। ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है जिसमें जो बंदा होता है वो बिना किसी रिलीजियस रेफरेंस के सच बोलने का वादा करता है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट में जो विटनेसेस होते हैं, वो विटनेस होता है वो कहता है कि आई सॉलमली अफर्म दैट आई विल स्पीक द ट्रुथ। सो ये भी इन किस्म का यानी ओथ के बराबर जो है ये माना जाएगा। ओके, आगे है कि एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और अथराइज्ड बाय लॉ। अब ये देखें,
हो सकता है कि आपका किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर जो है कोर्ट से वास्ता पड़ा हो या डॉक्यूमेंट्स अथराइजेशन से वास्ता पड़ा हो, आप कचहरी गए हो, राइट? तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर ये जो ओथ कमिश्नर होता है उसके ऊपर स्टैम्प लगाता है, या आप किसी डॉक्यूमेंट के पीछे जो है ये लिखते हैं कि मैं जो बयान दे रहा हूँ या मेरे जो कुछ भी है, ये क्या है कि मतलब ये सच के ऊपर बेस है। तो ये क्या है? ये अथराइज्ड बाय लॉ है। सो ये जो फ्रेज़ है ये क्या करता है कि ये स्कोप को मज़ीद वाइड कर देता है। यानी सिर्फ़ कोर्ट वाली जो कसम होती है ना, जो विटनेसेस को कोर्ट में ड्यूरिंग केस कोर्ट आते हैं, इसमें वो शामिल नहीं है, बल्कि इसमें हर वो जो डिक्लेरेशन है वो शामिल होती है जो लॉ डिमांड करे या अलाउ करे, वो भी ओथ की कैटेगरी में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को एफ़िडेविट फ़ाइल करना हो, राइट? तो जिसमें एफ़िडेविट में लोग क्या लिखते हैं, इस एफ़िडेविट में लोग लिखते हैं कि जो बयान दिया गया है वो सच है। तो ये भी क्या है, ये भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिक्लेरेशन है और ये भी सेक्शन नंबर 51 के अंडर ओथ की कैटेगरी में आता है। सो आगे ये कह रहे हैं कि टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। सो ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये जो देते हैं यानी विटनेस के अलावा, कोर्ट के अलावा, तो ये क्या है, ये सिर्फ कोर्ट में नहीं मानी जाएगी, कोर्ट में ही नहीं होती। अ, किसी भी पब्लिक सर्वेंट, जैसे जो मजिस्ट्रेट हो गए, मजिस्ट्रेट हो गया, उसके सामने आप कोई बयान देते हैं, या जो नोटरी पब्लिक होता है उसके सामने उससे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह करवाते हैं, ठीक है? या इसके अलावा अगर कोई और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके सामने भी, ठीक है? तो उनके सामने ये जो ओथ है ना, ये क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो नोटरी पब्लिक हैं उनके सामने आप क्या करते हो, आप एफिडेविट साइन करते हो, तो ये भी ओथ के कंसेप्ट में ही आता है। और उसके बाद है कि आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ। यानी कि अगर कोर्ट में कोई जो डिक्लेरेशन है वो एविडेंस के तौर पर किसके लिए, पर्पस ऑफ प्रूफ, यानी एविडेंस के लिए अगर उसने क्या होना है, यूज़ होनी है कोई डॉक्यूमेंट, तो वो भी ओथ की डिफिनेशन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट में एक एफिडेविट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है प्रूफ के लिए कि ये क्या है, ये ओथ बेस्ड स्टेटमेंट माना जाता है। और उसके बाद जो फाइनल फ्रेज है, लास्ट वाला, वो ये बताता है कि विदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। यानी ये जो ओथ है अंडर सेक्शन नंबर 51, ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर ही हो, ठीक है? सो ये कोर्ट के बाहर भी क्या हो सकती है, यानी अगर लॉ के अंडर कोई डिक्लेरेशन दी जाए, यानी वो कोई भी लॉ हो सकता है, राइट? सिर्फ पीपीसी तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे लॉज हैं, तो वो ओथ के बराबर हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि ड्यूरिंग जो इलेक्शंस, जो इलेक्शन नॉमिनेशन में जो फॉर्म्स होते हैं, उसमें उसमें क्या होती है, उसमें डिक्लेरेशन होती है ना, किसके बारे में होती हैं यूजुअली। जब आप इलेक्शंस के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप एसेट्स शो करते हैं कि मेरे एसेट्स कितने हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी क्वालिफिकेशंस भी बताते हैं, ठीक है? क्योंकि लॉ जो है ये रिक्वायरमेंट्स है ना, बेसिक्स। तो अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं तो वो कोर्ट में तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लीगली डिक्लेरेशन है, राइट? और ओ के कंसेप्ट में इंक्लूड होते हैं। ओके। सो जो सेक्शन नंबर 51 है, ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई जो है रिलीजियस कसम खाता है तो वो भी ओथ है। अगर कोई जो है वो ये कहता है कि आई सा मेरी अफर्म, तो फिर वो भी ओथ है। अगर ये कहता है, यानी एफिडेविट देता है, वो मुंह से कुछ नहीं बोलता, एफिडेविट देता है, तो वो भी ओथ है। अगर वो किसी लीगल फॉर्म में डिक्लेरेशन देता है, जैसे हमने इलेक्शंस की बात की, ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म की, तो वो भी ओथ है। सो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो लॉ है उसका फोकस ये नहीं है कि बंदे ने किस स्टाइल में कसम दी, स्टाइल की वो काइंड नहीं है लॉ, बल्कि लॉ ये देखता है कि उसने लीगली बाइंडिंग जो ट्रुथ स्टेटमेंट दिया है या नहीं। सो अगर कोई जो है वो कोर्ट में झूठ बोलता है, तो उस पे जो ऑफेंस है वो परजरी का जो ऑफेंस है, यानी वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, यानी झूठ बोलना अंडर ओथ, तो उसका केस भी इसके ऊपर बन सकता है। इसी तरह अगर किसी ने एफिडेविट में झूठ लिख दिया है तो वो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करेगा, क्योंकि वो डिक्लेरेशन क्या की, वो डिक्लेरेशन ओथ के अंडर आती है। सो लॉ में हर वो फॉर्मल जो स्टेटमेंट है जो सच बोलने की लीगल जिम्मेदारी के साथ दी जाए, वो क्या है, सेक्शन 55 और पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर वो ओथ काउंट हो गए। ओके, इसके बाद है सेक्शन नंबर 8 के जो डिफाइन करता है गुड फेथ को। सो ये जो सेक्शन है ये बताता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और डिलीट। यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। सो यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट है ये एक नेगेटिव डिफिनेशन देता है, यानी लॉ जो है वो ये नहीं बताता कि गुड फेथ क्या है, बल्कि ये बताता है कि कब गुड फेथ जो है वो नहीं होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर कि एक बंदा है, वो ये कह दे कि मैंने अच्छा समझकर कोई काम किया, तो लॉ डायरेक्ट ये चेक करेगा कि क्या वो वाकई गुड फेथ था या सिर्फ उसका एक्सट्रीम्स था। और फिर उसके बाद है कि इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ का मतलब जो है वो आम जुबान में होता है,
ईमानदारी, सच्चाई और ऑनेस्ट इंटेंशन। लेकिन लॉ के लिए सिर्फ ऑनेस्ट होना जो है वो काफ़ी नहीं है। यहाँ एक और एलिमेंट भी ज़रूरी है, और वो क्या है? गुड फेथ के साथ जो लिंक है वो है केयर, और साथ साथ जो कॉशन होती है वो भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो डॉक्टर है, वो पेशेंट को ट्रीट करता है, और ट्रीट कर रहा है और जिन बंदे को उसे बचाना चाहता है, तो वो गुड फेथ हो सकता है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। और आगे ये कहता है कि विच इज़ डन आर बिलीव्ड। तो इसमें दो कंडीशंस जो है ये प्लेस हमें दो चीज़ें इसमें ये कवर करता है। पहली जो चीज़ है डन, डन से मुराद क्या है? एनी एक्शन, एक्ट, राइट, यानी जो काम किया गया हो, किया गया है। और सेकंड जो चीज़ है वो बिलीव है, ठीक है, यानी जो सोचा या माना गया हो। तो यहाँ पर यानी जो गुड फेथ है वो सिर्फ एक्शंस पर नहीं, बल्कि जो बिलीफ है उस पर भी क्या है, उस पर भी अप्लाई होती है। यानी एक्शन एंड बिलीफ दोनों पर अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कि एक बंदा है, वो किसी ए है, वो बी को चोर समझ लेता है, और बी को चोर समझ के पकड़ लेता है, तो फिर क्या होता है कि तो कोर्ट ये देखेगी कि क्या उसका जो बिलीफ था और जो उसने समझा कि बी चोर है वो रीजनेबल था या नहीं। और उसके बाद आगे है कि विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। सो ड्यू केयर एंड अटेंशन का मतलब ये है कि रीजनेबल लेवल की जो कॉशंस है, यानी वेरिफिकेशन है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये मिसिंग हो तो फिर जो गुड फेथ है ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, चाहे आपकी जो अंदर की जो इंटेंशन है वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो डायग्नोसिस नहीं करता, और डायग्नोसिस के बगैर जो पेशेंट है उसकी क्या कर देता है? सर्जरी कर देता है, राइट। और कहता है कि मेरा जो इंटेंशन था वो तो गुड था। अब ये जो है ये गुड फेथ नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें जो ड्यू केयर है वो क्या है? वो मिसिंग है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि ए जो है अगर वो बी को चोर समझकर मार देता है बिना वेरीफाई किए, तो फिर ये भी गुड फेथ नहीं है, क्योंकि जो इस केस में जो डॉक्टर है अगर वो प्रॉपर टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट करता, लेकिन पेशेंट फिर भी मर जाता, राइट, तो फिर ये कहा जा सकता था कि हाँ, ड्यू केयर जो है वो ली गई थी, और यहाँ पे जो गुड फेथ है वो यानी कि मौजूद हो सकता है। सो इस सेक्शन में नो जो है वो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उसका वो इस्टेब्लिश करता है, और वो प्रिंसिपल ये है कि जो गुड इंटेंशंस हैं, कहते हैं कि वो अकेले क्या होती हैं? अलोन इज़ नॉट इनफ। ये सिर्फ गुड इंटेंशन से कुछ नहीं होता जब तक आपका जो वो है, जो एक्शंस हैं उसमें भी गुड फेथ शामिल ना हो। सो लॉ के लिए जो इंटेंशन है, इंटेंशन तो ज़रूरी है ना क्रिमिनल लॉ में, हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो लेकिन लॉ के लिए जो इंटेंशन प्लस केयर है इस सेक्शंस की रिगार्डिंग, वो क्या कहलाया जाएगा? वो गुड फेथ कहलाया जाएगा। और जो सिर्फ इंटेंशन है ना, यानी विदाउट केयर, तो वो क्या है? वो नो गुड फेथ है ना टेक्स्ट में। और ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें यूज़ हो सकते हैं, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई, पुलिस के एक्शंस हो गए, या पब्लिक सर्वेंट्स की जो डिसीजंस हैं उसमें ये कंसेप्ट ज़्यादातर ये होता है। फॉर एग्जांपल, एक पुलिस ऑफिसर है, वो बिना इंक्वायरी के किसी को अरेस्ट कर देता है, और कहता है कि मेरा अच्छा, मैंने तो अच्छा समझ के कर लिया। सो कोर्ट ये लिखेगी कि जो उसने ड्यू केयर जो है वो उसने ली या नहीं, अगर नहीं ली तो फिर इसमें जो गुड फेथ है वो शामिल नहीं है। सो जो सेक्शन नंबर 52 है उसका जो कोर आइडिया है वो हमें ये बताता है कि ला सिर्फ दिल की जो नीयत है, जो इंटेंशन है, ठीक है, उसको नहीं देखता, कि बल्कि जो दिमाग की जो रिस्पॉन्सिबल एफर्ट्स है उसको भी देखता है। और इसके बाद जो हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 52A, और ये हमारे पास जो हमारे सेकंड चैप्टर था उसका ये लास्ट सेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो कवर हो जाएगा, राइट। ओके। सो जो हार्बर होता है ये ये क्रिमिनल लॉ में उसको कहते हैं, असिस्टेंस को कहते हैं, असिस्टेंस या असिस्टेंस टू ऑफेंडर, कि जब कोई किसी ऑफेंडर्स को सपोर्ट करता है किसी भी टर्म्स में, उसके लिए ये क्या है, ये वर्ड यूज होता है। यानी इसका जो मेन मतलब है वो ये है कि किसी शख्स को, ऑफेंडर्स को शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना, या कोई भी ऐसी सहूलत देना जिससे वो लॉ से बच सके, यानी अप्रीहेंशन जो है उसको एवेट कर सके। तो कुछ को फिर क्या कहते हैं? खारबर कहते हैं। और अगर हम इसकी इसको फ्रेज वाइज इसको देखें तो इसमें कहता है कि एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन नंबर 130। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही हमें क्या बताता है? ये हम एक एक्सेप्शन रूल जो हो, इन ये एक एक्सेप्शन क्लॉज है। तो इसका ये मतलब है कि नॉर्मली जो हार्बर है
उसका जो मीनिंग है वो वाइड दिया गया है, ठीक है, इनएक्सपेंडेड है, वो हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन ये जो 2 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 157 और सेक्शन नंबर 130, तो इन दोनों सेक्शन में अगर हार्बर का वर्ड रिड्यूस होगा तो वो क्या होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी केस में सेक्शन 157 में अप्लाई हो रहा है तो वहाँ हार्बर का जो स्कोप है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। यानी हमेशा किस चीज़ को देखा जाएगा, हमेशा जो कंटेक्स्ट है ना उसकी चेक करना ज़रूरी है। ओके, सो ये आगे बताता है कि इन द केस in which the harbor is given by a wife or husband of the person harbor. ओके, सो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एक और एक्सेप्शंस हैं जो कि किसके ऊपर है, ये स्पाउसेस के ऊपर, ठीक है। स्पाउशल जो प्रोटेक्शंस हैं वो एक्सेप्शन है। यानी अगर हस्बैंड जो है या वाइफ है वो अपने स्पाउस को कोई शेल्टर देते हैं तो कुछ सिचुएशंस में जो लॉ है वो उन्हें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक हस्बैंड है वो क्या करता है, वो पुलिस से भाग कर डराता है और वाइफ उसे चुपने में मदद देती है, तो लॉ कभी कभी इसे डिफरेंशिएट करता है क्योंकि जो अमेरिकन जो रिलेशनशिप है उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। सो ये आगे बता रहे हैं कि द वर्ड हार्बल इंक्लूड्स, ओके, सो ये जो इंक्लूड क्लस यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है कि डिफिनेशन जो है वो वाइड और एक्सपेंडेबल है। यानी जो लिस्ट आगे आ रही है वो एग्जॉस्टिव नहीं है बल्कि इलस्ट्रेटिव है। सो आगे बता रहे हैं कि द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, सो ये क्या बताता है, यानी सबसे बेसिक फॉर्म जो है वो क्या है, किसी को चुप्पी की जगह देना। फॉर एग्जांपल ए है, वो क्या करता है कि वो अपने दोस्त बी को जो पुलिस से भाग रहा है उसको अपने घर में छुपा देता है। तो ये क्या है, ये हार्बरिंग है अंडर सेक्शन 52A। ओके, आगे ये बता रहे हैं कि फूड, ड्रिंक, मनी एंड लॉस, यानी सिर्फ शेल्टर नहीं, उसके साथ साथ अगर कोई किसी को ये ए जो है बी को फूड प्रोवाइड करता है या ड्रिंक प्रोवाइड करता है, मनी देता है, क्रॉस देता है। फॉर एग्जांपल ए है, बी जो है वो एक मकदूर है यानी फ्यूजिटिव है, उसको पैसे देता है ताकि वो सिटी से निकल कर भाग जाए, तो ये भी हार्बिंग में आती है। और इसके अलावा बताया गया है कि आर्म्स, इम्यूनेशंस, यानी अगर किसी को वेपन प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो अरेस्ट से बच सके या वो यानी अगर उसको कोई हमले वगैरह हो तो वो इस सूरत में वो रेजिस्ट कर सके, तो वो भी हार्बिंग है। यानी ए अपने भागते हुए दोस्त को अगर वो पिस्टल देता है ना ताकि वो पुलिस का मुकाबला कर सके, तो ये सीरियस फॉर्म ऑफ हार्बिंग में शामिल होता है। उसके बाद है कि और मीन्स ऑफ कन्वेंस, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, कार देना, बाइक देना, बोट देना, यानी इसमें सब इंक्लूड है। यानी एन क्या करता है कि अपनी कार में क्रिमिनल को सिटी से बाहर लेके जाता है तो ताकि वो पकड़ा ना जाए, तो ये भी हार्बिंग है। ये सब है तो हार्बिंग, लेकिन अगर जो अपनी रियल लाइफ में देखें तो हम सब यही करते हैं। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अगर वो उनके ऊपर केस होते हैं, वो ऑफेंडर्स होते हैं, तो रियल लाइफ में क्या होता है कि सभी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। और उसके बाद है कि ऑल द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, ये जो क्लास में ये क्लास डिफिनेशन को मैक्सिमम एक्सपेंड करता है। सिर्फ लिस्टेड चीज़ें नहीं, यानी ये जो लिस्टेड चीज़ें ये यहाँ को लिस्ट दी है ना, ये लिस्टेड चीज़ें नहीं, किसी भी तरह की मदद अगर एस्केप में हेल्प करे तो वो क्या है, यानी बाय एनी मीन्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिफिनेशन है उसको मजीद एक्सपेंड कर देता है, तो वो भी हार्बिंग में आती है। यानी ए पुलिस को झूठ बोलता है कि अक्यूज्ड यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हार्बरिंग है, यानी इनडायरेक्ट वो क्या करता है, असिस्टेंस देता है। उसके बाद है कि विदर ऑफ द सेम काइंड इज दोज इन्यूमरेटेड और नॉट। ओके, सो ये बताते हैं कि यानी ये जो लिस्ट है ये लिमिटेड नहीं है। अगर कोई नई टाइप की असिस्टेंस हो जो लिस्ट में नहीं लिखी गई तो वो भी इंक्लूड हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो क्या करता है कि वो मोबाइल फ़ोन और सिम देता है बी को ताकि अक्यूज जो है वो ट्रेस ना हो सके, यानी उसका अपना नंबर वो बंद कर देता है और वो उसको कहता है कि आप मेरा नंबर आप यूज़ करो, राइट। तो ये क्या है, ये भी हार्बरिंग है, इवन दो ये क्या है, ये इस लिस्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि who await apprehensions, राइट। सो ये क्या है कि ये इंटेंशन और जो पर्पस है ना अप्रीहेंशंस, उसको उसके बारे में बात करता है। यानी हर असिस्टेंस जो है वो हार्बरिंग नहीं है कि सिर्फ वो जो किसी को लॉ इन्फोर्समेंट से बचाने के लिए दी जाए वो क्या है, वो हार्बरिंग शुमार होगी। फॉर एग्जांपल ए जो है वो अपनी दोस्त को खाना देता है नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये तो ऑफकोर्स हार्बरिंग नहीं है। या दूसरी सिचुएशन में अगर ए जो है वो ये जानता है कि दोस्त जो है वो वांटेड है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, और वो फिर भी उसे खाना और शेल्टर देता है ताकि वो चुप जाए, ये फिर क्या है, ये हार्बरिंग में आता है। सो इस सेक्शन का यानी सेक्शन नंबर जो 52A है, इसका जो मेन कोर आइडिया है या एसेंस है वो ये है कि जो लॉ है वो सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश नहीं करता, क्रिमिनल्स को तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ उस शख्स की पनिश करता है जो उसे मदद देने वाले होते हैं, कि उनको भी क्या करता है, उनको भी लाइबल बनाता है। सो ये आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था
वो कवर हो गया है और उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।